हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग का एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट होने जा रहा है जिसका नाम है लॉ ऑफ टॉट, यानी कि अपकृत्य विधि। यह अपकृत्य विधि है क्या और इससे संबंधित सारी पहलुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं कि लॉ ऑफ टॉट है क्या और लॉ ऑफ टॉट का नेचर क्या है, यानी कि कहने का अर्थ यह है कि लॉ ऑफ टॉट किस नेचर की विधि है। तो हम लोग देखते हैं लॉ को बांटा गया है दो पार्ट में। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं फंडामेंटल लॉ। फंडामेंटल लॉ एंड अनदर है, दूसरा है प्रोसीजरल। प्रोसीजरल लॉ, यहाँ कहने का अर्थ यह है कि पहला विधि फंडामेंटल, यानी कि फंडामेंटल लॉ को ही सब्सटेंटिव लॉ कहा जाता है। सब्सटेंटिव लॉ, इसका अर्थ यह हुआ कि विधि को दो पार्ट में बांट दिया गया है। कौन कौन सा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल है फंडामेंटल लॉ, यानी कि मौलिक विधि, और दूसरा प्रोसीजरल, यानी कि प्रक्रियात्मक विधि। अब मौलिक विधि क्या है? वह विधि, यानी कि वह विधि जो व्यक्ति के अधिकारों और कर्तव्यों का निर्धारण करता है, उसे मौलिक विधि कहा जाता है। और दूसरा प्रक्रियात्मक विधि, वह विधि यानी कि प्रोसीजरल लॉ, वह विधि जो व्यक्ति के अधिकारों का जो हनन होता है उसके लिए न्यायालय में जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसे प्रोसीजरल लॉ कहा जाता है। तो हम लोग देखेंगे कि हम लोग का लॉ ऑफ टॉट जो है वह क्या है? एक फंडामेंटल लॉ है, यानी कि मौलिक विधि है। अब लॉ ऑफ टॉट की विकास के बारे में बात करते हैं। इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? लॉ ऑफ टॉट का विकास जो है वह ब्रिटिश कॉमन लॉ से हुई है। कहने का अर्थ यह है कि लॉ ऑफ टॉट की विकास ब्रिटिश कॉमन लॉ से हुई है। ब्रिटिश कॉमन लॉ यानी कि लॉ ऑफ टॉट न्यायिक निर्णयों के, यानी कि प्रेसिडेंट के माध्यम से लॉ ऑफ टॉट का फॉर्मेशन हुआ है। लॉ ऑफ टॉट जो है वह न्यायिक निर्णय के माध्यम से हुआ है, चूंकि न्यायिक निर्णय, अब यहाँ पर कहने का अर्थ है कि लॉ ऑफ टॉट का विकास न्याय प्रेसिडेंट से, यानी कि जुडिशियल डिसीजंस पर आधारित है। यही कारण है कि लॉ ऑफ टॉट को क्या नहीं किया जा सकता है? तो कोडिफाइड नहीं किया जा सकता है। इसका अर्थ यह हुआ कि लॉ ऑफ टॉट एक नॉन कोडिफाइड लॉ है जिसका संहिताबद्ध रूप से नहीं किया जा सकता है। इस संहिताबद्ध नहीं किए जाने का मुख्य कारण क्या है कि यह न्यायिक निर्णय से उद्भव हुआ है। इसका अर्थ यह है कि समय और परिस्थिति बदलती जाती है, अतः न्यायिक निर्णय उस आधार पर बदलता रहता है। यही कारण है कि लॉ ऑफ टॉट को कोडिफाइड लॉ के रूप में नहीं किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं अब लॉ ऑफ टॉट के अंतर्गत क्या होता है। ठीक है, तो लॉ ऑफ टॉट की उत्पत्ति जो हुआ है वह लैटिन भाषा के टॉटम शब्द से हुआ है, यानी कि लैटिन भाषा के टॉटम शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ होता है टेढ़ा आचरण या तोड़ना मरोड़ना। ठीक, नेक्स्ट इंग्लिश यानी टॉट जो है वह अंग्रेजी में इसे रॉन्ग कहा जाता है। रॉन्ग कहने का अर्थ यह है कि इसका अर्थ यह लिया जाता है कि दोष या अपकार। नेक्स्ट, टॉट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम आंग्ल भाषा के नॉर्मन विधिवेत्ताओं के द्वारा किया गया था, यानी कि नॉर्मन विधिवेत्ताओं ने टॉट शब्द को क्या कहा इसके बारे में हम लोग देखते हैं। नॉर्मन विधिवेत्ता के द्वारा कहा गया कि जब किसी व्यक्ति के अधिकार का किसी व्यक्ति के द्वारा क्या किया जाता है? वायलेशन किया जाता है, यानी हनन किया जाता है, तो उस अधिकार के हनन के लिए, यानी उस राइट के वायलेशन के लिए जब व्यक्ति न्यायालय में क्या करता है? सूट फाइल करता है, और उसके लिए वह क्या लेता है? तो डैमेजेस लेता है। उसे ही क्या कहा जाता है? लॉ ऑफ टॉट कहा जाता है। यह नॉर्मन विधिवेत्ताओं के द्वारा कहा गया। अब लॉ ऑफ टॉट के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि डैमेजेज किन किन परिस्थिति में, यानी कि वायलेशन ऑफ जो राइट होता है वह किन किन परिस्थिति में होता है।
तो लॉ ऑफ टॉर्ट का उद्भव दो परिस्थिति में होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल होता है लॉ ऑफ टॉर्ट अगेंस्ट पर्सन और दूसरा प्रॉपर्टी। कहने का अर्थ यह हुआ कि अपकृत्य विधि कब उत्पन्न होगा। तो अपकृत्य विधि मुख्यतः दो परिस्थितियों में उत्पन्न होता है। कब कब? ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी होगा, यदि कोई कार्य जो रॉन्गफुल एक्ट होगा वह किसी पर्सन के अगेंस्ट में किया जाएगा या किसी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में किया जाएगा, तो ऐसी परिस्थिति में अपकृत्य विधि लागू होंगे। ठीक है, अब हम लोग एक हेडिंग को देखते हैं। क्या है कि टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग बट ऑल सिविल रॉन्ग इज नॉट टॉर्ट। कहने का अर्थ यह है कि टॉर्ट यानी कि अपकृत्य जो है वह क्या है, सिविल रॉन्ग है। यानी कि कहने का अर्थ यह है कि अपकृत्य एक सिविल रॉन्ग है और सभी सिविल रॉन्ग जो है वह अपकृत्य यानी कि टॉर्ट नहीं हो सकता है। कहने का सेंस अब यहाँ पर देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि सिविल रॉन्ग को एक बड़े से ब्रैकेट में हमने बनाया है और लॉ ऑफ टॉर्ट को एक छोटा सा। इसका कहने का अर्थ यह है कि सिविल रॉन्ग के अंतर्गत सिर्फ लॉ ऑफ टॉर्ट के अंतर्गत आने वाली जो डैमेजेस की बात है वही नहीं आती है, उसके अलावा भी है। एग्जाम्पल दैट यदि कोई कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेशन हुआ है, यदि कोई कॉन्ट्रैक्ट बना है और उस कॉन्ट्रैक्ट के किसी पार्टी के द्वारा उसका ब्रीच किया जाता है, यानी कि उसके कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत जो अधिकार एवं कर्तव्य दिया गया था उनका अनुपालन नहीं किया जाता है, जिससे उस संविदा का भंग हो जाता है। यहाँ पर संविदा भंग से जो उत्पन्न होता है वह रेमेडी जो उत्पन्न होती है वह भी सिविल रॉन्ग के अंतर्गत ही आती है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग आते हैं, देखते हैं कि लॉ यानी ट्रस्ट एक्ट के अंतर्गत यदि न्यास अधिनियम के अंतर्गत किसी व्यक्ति के द्वारा किसी व्यक्ति के लिए कोई न्यास क्रिएट किया जाता है, ट्रस्ट क्रिएट किया जाता है बेनिफिट उसको प्रोवाइड करने के लिए, और उस ट्रस्टी के द्वारा उसको बेनिफिट प्रोवाइड नहीं किया जाता है, यहाँ पर जो ट्रस्टी के द्वारा अपने जो ड्यूटी का वायलेशन किया जाता है यह भी एक सिविल रॉन्ग है। अर्थात कहने का यह है कि सिविल रॉन्ग का क्षेत्र जो है वह क्या है, व्यापक है। यहाँ पर सिविल रॉन्ग के अंतर्गत लिक्विडेटेड डैमेजेस की बात करते हैं, यानी परिनिर्धारित नुकसानी। जैसे कि कोई कॉन्ट्रैक्ट बनता है, उसके अंतर्गत उसमें जो भी बातें होती है उन सभी को उल्लिखित किया जाता है, लिखा जाता है, और उसमें यह भी मेंशन किया जाता है कि यदि किसी भी परिस्थिति में किसी पक्षकार के द्वारा यदि कॉन्ट्रैक्ट का अनुपालन नहीं किया जाता है तो उसमें क्या होगा, उस पक्षकार को एक सर्टेन अमाउंट फिक्स किया जाता है जो देना पड़ेगा, यानी कि परिनिर्धारित नुकसानी देना पड़ता है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत। बट क्योंकि यहाँ पर दो पक्षकारों के बीच जैसे ए और बी के बीच संविदा होती है, इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम लोग लॉ ऑफ टॉर्ट में, यानी कि अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। कहने का अर्थ यह है अपरिनिर्धारित नुकसानी। अब अपरिनिर्धारित नुकसानी कहने का अर्थ हम लोग यहाँ पर लेते हैं, एक एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि ए नामक व्यक्ति मोटरसाइकिल चला करके जा रहा था और उसके द्वारा बी को धक्का मार दिया गया। अब धक्का मार देने से अब बी को क्या होती है, इंजुरी होती है, यानी कि क्षति होती है। अब इस क्षति में क्या ए और बी के बीच में कोई पूर्व से कोई कॉन्ट्रैक्ट एस्टेब्लिश्ड हुआ था कि हम आपको धक्का मारेंगे, इस प्रकार की कोई बातें नहीं है। यानी कि यहाँ पर दो पक्षकार आपस में उस इंसिडेंट के माध्यम से जुड़ जाते हैं, अतः यहाँ पर जो डैमेजेज होगा यानी जो नुकसानी होगी वह अपरिनिर्धारित होगी, यानी कि अनलिक्विडेटेड डैमेजेज होगा, जो कि न्यायालय के द्वारा दिया जाएगा, न्यायालय के द्वारा फिक्स किया जाएगा कि कितनी नुकसानी दी जानी है। यानी कि इसके लॉ ऑफ टॉर्ट के अंतर्गत दो प्रिंसिपल है जिस आधार पर यानी कि उसके डैमेजेज को क्या किया जाता है तो दिया जाता है। इसको हम लोग आगे लेक्चर में पढ़ेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं लॉ ऑफ टॉर्ट के अंतर्गत
कौन कौन से राइट का बात की जाती है जो कि टॉट होगा? तो सीधा सा बात है कि यदि किसी व्यक्ति के, इतना पढ़ाने के बाद हम लोग देख रहे हैं कि यदि किसी व्यक्ति के लीगल राइट का, यानी कि उसके विधिक अधिकारों का हनन होता है तो ही वह अपकृत्य विधि के अंतर्गत डैमेजेस ले सकता है। लीगल राइट के अलावा इसके एक्सेप्ट यदि कोई, जैसे अनेकों प्रकार की राइट है, सोशल राइट, मोरल राइट एंड रिलीजियस राइट, इन सभी राइट का यदि वायलेशन होता है तो इसमें डैमेजेस की बात नहीं की जा सकती है, क्योंकि लॉ ऑफ टॉर्ट के अंतर्गत मुख्य प्रिंसिपल पर आधारित है। इसमें है कि यदि किसी व्यक्ति के लीगल राइट का वायलेशन होता है तभी वह क्या कर सकता है, तो डैमेजेस ले सकता है। जैसे कि सोशल राइट के अंतर्गत हम लोग देखते हैं, समाज में कोई काम है जिसको करने के लिए समाज के अंतर्गत जो बातें बताई गई है, इसके बाद हम लोग आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत आते हैं। हमारे संविधान के अंतर्गत फंडामेंटल ड्यूटीज दी गई है। यदि उन ड्यूटीज का यदि किसी व्यक्ति के द्वारा पालन नहीं किया जाता है तो क्या उसके लिए कोई पनिशमेंट का प्रोविजन दिया गया है? तो ऐसा नहीं है। अब नेक्स्ट मोरल राइट, मान लीजिए कि हम अपने फ्रेंड के पास जा रहे हैं, जैसे मान लीजिए बी नामक मेरा फ्रेंड है, उसके यहाँ गए और उसके पिताजी को हमने प्रणाम नहीं किया, ठीक, और उसके फैमिली में यानी कि ये है कि जो भी लोग आता है वो प्रणाम करता है, तो क्या यहाँ पर मोरल राइट का वायलेशन होता है? तो क्या इसके लिए वह मेरे ऊपर डैमेजेस के लिए सूट फाइल कर सकता है? तो ऐसा नहीं है। अब किसी रिलीजियस राइट की बात करते हैं, कोई धार्मिक अधिकार का वायलेशन होता है किसी का, तो यहाँ पर लॉ ऑफ टॉर्ट का उत्पन्न होता ही नहीं, यानी अपकृत्य विधि के अंतर्गत इन सभी को नहीं लिया गया है। अब नेक्स्ट आते हैं, लॉ ऑफ टॉर्ट उद्भव होता कैसे है, यानी लॉ ऑफ टॉर्ट का जन्म कैसे होता है? तो लॉ ऑफ टॉर्ट के अंतर्गत जैसे कोई व्यक्ति के द्वारा क्या किया जाता है, दोषपूर्ण कार्य किया जाए, रॉन्गफुल एक्ट या ओमिशन, रॉन्गफुल एक्ट या ओमिशन किया जाता है, उस कार्य से क्या होता है, दो प्रकार की लायबिलिटी उत्पन्न होती है। एक होता है वायलेशन ऑफ लीगल राइट और ब्रीच ऑफ लीगल लायबिलिटी। वायलेशन ऑफ लीगल राइट कहने का मतलब किसी व्यक्ति के लीगल अधिकार का, यानी किसी के लीगल जो राइट है, विधिक अधिकार है, उसका हनन करने की बात आती है। तो जहाँ तक पब्लिक यानी मास ऑफ पीपुल की बात की जाए कि लीगल राइट के वायलेशन के लिए, तो वह क्राइम हो जाता है। नेक्स्ट, यदि किसी इंडिविजुअल के लीगल राइट का वायलेशन होगा तो वहाँ पर वह टॉर्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट आते हैं ब्रीच ऑफ लीगल लायबिलिटी, यानी कि जो अधिकार, जो कर्तव्य उसको दिया गया था, उस कर्तव्य का पालन यदि नहीं किया जाता है तो अब यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ पर यदि इम्प्लाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट है, यदि कोई संविदा बनी हुई है और उस संविदा के अंतर्गत कोई पक्षकार के द्वारा अपने कर्तव्यों को निर्वहन नहीं किया गया तो वहाँ पर वह क्या हो जाएगा? तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, तो वह ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इम्प्लाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट है तो यहाँ पर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट, यदि इम्प्लाइड बाय लॉ है तो यहाँ पर टॉर्ट का उद्भव हो जाएगा, ठीक है। ये है लॉ ऑफ टॉर्ट। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पर लॉ ऑफ टॉर्ट को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि लैटिन भाषा में टॉर्ट यानी कि टॉर्टम, टॉर्टम का अर्थ होता है टेढ़ा आचरण या तोड़ना मोड़ना। नेक्स्ट, फ्रेंच भाषा में टॉर्ट शब्द है। नेक्स्ट, अंग्रेजी भाषा में रॉन्ग, और हमारे भारतीय भाषा में जो है यहाँ पर अपकृत्य विधि या दुष्कृत्य विधि के नाम से जाना जाता है। अब अपकृत्य विधि को यदि हम लोग देखते हैं तो अपकृत्य विधि यानी अपधन कृत्य, धन विधि, इन वर्ड का यदि विश्लेषण किया जाए तो ऐसा क्या है? तो इनके विश्लेषण से यह निकलता है कि ऐसा विधि जो बुरे कार्यों को परिभाषित करती है और ऐसे बुरे कार्य से होने वाले क्षति के लिए क्षतिपूर्ति की व्यवस्था करती है।
इसे ही अपकृत्य विधि कहा जाता है। अब नेक्स्ट हम लोग का लेक्चर होगा अपकृत्य विधि की परिभाषा क्या है।